परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह परमार। ब्रह्मास्त्र क्लास के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम बात करें, हम पिछले विगत 3 दिनों से वर्णमाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वर्णमाला किससे कहते हैं। उसके बाद हमने हिंदी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी कि हिंदी की लिपि कौन सी है, उससे संबंधित अनुच्छेद कौन से है। फिर हमने बात की थी स्वरों की, है ना। स्वरों के बाद हमने बात कर रहे थे व्यंजन की, और व्यंजन का जो चौथा प्रकार थे हम पढ़ रहे थे उच्छिष्ट व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में, जो कल हमारा थोड़ा सा रह गया था। हम बात करें, चौथा प्रकार है उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन में आपको लिखना है, कल हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा था। उच्छिष्ट व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन की बात करें तो मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था कि इसको इसे ऐसा लिखा जाता है, अड़ और हड़, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको ऐसा लिखाया था, तो इसके अंदर ही आपको पॉइंट डालकर लिखना है। तो आप लिखिए मेरे साथी के साथ ही कि उच्छिष्ट व्यंजन उच्छिष्ट व्यंजन, बात कर रहे थे उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग, उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग तत्सम शब्दों, तत्सम शब्दों, तत्सम शब्दों, अंग्रेजी शब्दों, अंग्रेजी शब्दों, है ना, अनुस्वार प्रयुक्त शब्दों, अनुस्वार प्रयुक्त शब्दों में, अनुस्वार प्रयुक्त शब्द उपसर्ग के तुरंत बाद, उपसर्ग के तुरंत बाद, है ना, उपसर्ग के तुरंत बाद, या मैं आपसे कहूं शब्द के आरंभ में, शब्द के आरंभ में, शब्द के आरंभ में तथा हलंत व्यंजन के रूप में, हलंत व्यंजन के रूप में नहीं होता है, के रूप में नहीं होता है। हम उच्छिष्ट व्यंजन की बात कर रहे थे। उच्छिष्ट व्यंजन अड़ और अढ़ को कहते हैं। हम बात करें उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग तत्सम शब्दों में, है ना। तत्सम शब्दों यानी कि जिनकी उत्पत्ति कहां से हुई है, संस्कृत में। जो संस्कृत के शब्द है वो एज इट इज कहां पर आगे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्दों में, ठीक है। फिर हम बात करें अंग्रेजी शब्दों में, यानी कि जितने भी अंग्रेजी शब्द है और जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, उनमें। फिर अनुस्वार प्रयुक्त शब्दों में, यानी कि जिन भी शब्दों में अनुस्वार लगा हुआ है ना, तो हम कह सकते हैं कि अनुस्वार प्रयुक्त शब्दों में। फिर मैं आपसे बात करूं उपसर्ग के तुरंत बाद, कोई भी उपसर्ग लगा हुआ किसी शब्द में, तो उस उपसर्ग के तुरंत बाद आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते, उच्छिष्ट व्यंजन का। फिर मैं आपसे बात करूं कि शब्द के आरंभ में कोई भी शब्द, है ना, जैसे कि किसी भी शब्द के आरंभ में अगर ढ और ढ का प्रयोग हो रहा है ना, तो ढ और ढ का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। फिर मैं आपसे बात करूं हलंत व्यंजन के रूप में नहीं होता है, ठीक है साहब। उच्छिष्ट व्यंजन की बात कर रहे थे, है ना। उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, अड़ और अढ़ को। उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग तत्सम शब्दों में, अंग्रेजी शब्दों में, अनुस्वार प्रयुक्त शब्दों में, उपसर्ग के तुरंत बाद, शब्द के आरंभ में और हलंत व्यंजन के रूप में नहीं होता है। अब मैं आपको एक एक करके ये सारी चीजें समझाऊंगा। एक बार आप इसका स्पष्ट रूप से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं,
है ना। मैं सबसे पहले अगर आपको मैं आपसे सबसे पहले बात करूं ना, तो संस्कृत या तत्सम शब्दों की बात करूं। किसकी? संस्कृत। संस्कृत या हम कह सकते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, संस्कृत या तत्सम शब्द कौन कौन से? जैसे कि मैं आपसे बात करूं तो एक आपका शब्द है कौन सा? षडंब ना, षडंबा शब्द कौन सा है? षडंबा। एक आपका शब्द है जैसे कि प्रौढ़ शब्द कौन सा है? प्रौढ़। एक आपका शब्द है प्रौढ़ा शब्द कौन सा है? प्रौढ़ा। अब हमने बात की थी कि उच्चित व्यंजन तत्सम शब्दों से पहले कोई तत्सम शब्द है तो उसमें हम उच्चित व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। तो जैसे कि ये क्या है? ये संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, तो इसमें हम यहाँ पर ये क्या है? ड है, ढ है और ढा है। तो इसमें हमें ना उच्चित व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते। हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, षडंबा। ये देखो, इस तरह से हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम इसको बोलते हैं, देखो षडंबा, है ना, एकदम स्पष्ट रूप से हमें अच्छा लग रहा है और शुद्ध रूप से उच्चारण हो रहा है। लेकिन जैसे हम इसको बोलने का प्रयास करेंगे, षडंबा, क्या ये शब्द इस तरह से बोलना उचित है? नहीं है, बिल्कुल भी इस तरह उचित नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। पहली बात तो ये। सेकंड बात मैं आपसे बात करूं तो ये संस्कृत शब्द है। एक आपका शब्द है प्रौढ़। शब्द क्या है? प्रौढ़। तो प्रौढ़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्रौढ़, प्रौढ़ नहीं लिख सकते। ये शब्द भी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये क्या है? संस्कृत शब्द है। प्रौढ़ा, प्रौढ़ा की बात करें तो प्रौढ़ा भी इस तरह से हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये भी इसका क्या है? गलत प्रयोग है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो अनुस्वार प्रयुक्त शब्द, अनुस्वार प्रयुक्त शब्द की बात करता हूं मैं आपसे। अनुस्वार प्रयुक्त शब्द, अनुस्वार प्रयुक्त शब्द की बात करता हूं मैं आपसे। जैसे कि मैं आपको एक शब्द बताता हूं, यहां पर भिंडी शब्द क्या है? भिंडी। अब यहां पर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। भिंडी शब्द में क्या लगा हुआ? अनुस्वार। तो क्या हम इसमें उच्चित व्यंजन का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको नियम में लिखवाया था कि अनुस्वार प्रयुक्त शब्दों में हम उच्चित व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे ना तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा आपका। तो आप इस तरह से इसका प्रयोग नहीं कर सकते। एक शब्द मैं आपको और बताऊं, जैसे कि टिंडा शब्द क्या है? टिंडा। तो इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते हो। जैसे आपने इस तरह इसको लिखा तो आपका क्या हो जाएगा? गलत। फिर मैं आपको एक शब्द और बताऊं, खांड। ये शब्द बहुत ही बढ़िया है, खांड शब्द कौन सा है? खांड। क्या आप इसमें उच्चित व्यंजन का प्रयोग कर सकते हो? नहीं, इसमें आप उच्चित व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। नियम वही रहने वाला अपना, अनुस्वार वाला। आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हो। खांड नहीं होता है ना, खांड होता है। शब्द क्या होता है? खांड, है ना। हम बात कर रहे थे उच्चित व्यंजन की। उच्चित व्यंजन दो होते हैं, अड़ और अढ़, ठीक है। अनुस्वार प्रयुक्त शब्द में उच्चित व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप भिंडी लिख रखा है तो ये भिंडी पर अनुस्वार लगा हुआ है। अब अगर आप इसको इस तरह से बोलने का प्रयास करेंगे, भिंडी, तो भिंडी शब्द नहीं होता है, भिंडी होता है। टिंडा, टिंडा नहीं होता है, टिंडा होता है। खांड, खांड, ठीक है। खांड नहीं होता है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब आगे अगर हम बात करें ना तो अंग्रेजी के शब्दों की, किसकी बात करें? अंग्रेजी शब्दों की। अंग्रेजी शब्दों में भी आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते? उच्चित व्यंजन का। लिख देता हूं, अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द। देखो एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो उच्चित व्यंजन है ये हिंदी भाषा की ध्वनि, तो उसका प्रयोग भी हिंदी शब्दों में ही होगा, है ना। तो ये अंग्रेजी शब्दों में तो आपको परिभाषा के नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें प्रयोग नहीं होना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं अंग्रेजी के कुछ शब्द। एक शब्द है आपका सोडा। शब्द कौन सा है? सोडा। ये सोडा एकदम सही लिखा हुआ अभी तो, लेकिन जैसे आपने इसमें उच्चित व्यंजन लगाया, आपका सवाल क्या हो जाएगा या आपका शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। एक जैसे कि मैं आपको शब्द बताता हूं, सोडियम। शब्द कौन सा है? सोडियम।
अभी ये सोडियम सही लिखा हुआ है, जैसे आपने इसमें उच्चित व्यंजन लगाया आपका ये जो शब्द हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, गलत, सोडियम, समझे ना। फिर मैं आपको एक और शब्द बता देता हूं, जैसे कि रेडियो, जो काफी प्रसिद्ध शब्द है, रेडियो। अभी ये रेडियो क्या है, एकदम शुद्ध है, लेकिन जैसे आपने इसमें क्या लगा दिया, अनुस्वार, सॉरी उचित व्यंजन, और आपका शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये रेडियो। तो ये तीनों शब्द क्या हैं, गलत है, और ये तीनों शब्द क्या हैं, सही है। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसके बाद एक शब्द आता है उपसर्ग प्रयुक्त शब्द, उपसर्ग प्रयुक्त शब्द, उपसर्ग प्रयुक्त शब्द, उपसर्ग प्रयुक्त शब्द, उच्चित व्यंजन में उपसर्ग प्रयुक्त शब्द। देखो उपसर्ग में हम उपचित व्यंजन, उपसर्ग के तुरंत बाद हम उपचित व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूं, यहाँ पर ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि समझने के लिए दे रहा हूं आपको। एक शब्द है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, नीडर, शब्द क्या है, नीडर। अब देखो क्या इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, जी हाँ बिल्कुल इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग है आपका नी, है ना, नीडर। अब शब्द कौन सा बन गया, नीडर। अभी ये नीडर एकदम शुद्ध है, लेकिन जैसे आपने इसको ऐसा लिखा तो ये क्या हो जाएगा, आपका शब्द गलत हो जाएगा, तो ये निडर हो जाएगा। और शब्द क्या होता है, निडर, ठीक है। मैं आपको एक शब्द और बता देता हूं, जैसे कि उड्डयन, शब्द कौन सा है, उड्डयन, ठीक है। अब हम इसमें क्या उचित व्यंजन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर दो नियम काम करें, एक तो आपका उपसर्ग वाला और एक आपका हो जाएगा हलंत वाला नियम। मैंने आपको बताया था कि उपसर्ग के तुरंत बाद और हलंत व्यंजन के बाद आप उचित व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एक तो हलंत वाला नियम काम कर रहा है और एक आपका उपसर्ग वाला नियम। एक शब्द और दे देता हूं मैं आपको, मेह ढक्का, मेह ढक्का, मेह ढक्का, जैसे ये शब्द दे रखा है यहाँ पर, मेह ढक्का। मेह ढक्का की बात करें तो यहां पर भी आप क्या नहीं लगा सकते हो, उचित व्यंजन। एक बार आप इसका भी एक मिनट रुकना, उड्डयन तो लगा दिया, उड्डयन गलत, महा ढक्का, महाढक्का, ठीक है। ये भी क्या है आपका गलत। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हम बात करते हैं हिंदी शब्द, किसकी बात करते हैं, हिंदी शब्द। और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हिंदी शब्द उचित व्यंजन हिंदी शब्दों की ध्वनि है, तो हिंदी शब्दों में इसका प्रयोग होना ही है। इसका हिंदी शब्द, हिंदी शब्द में भी कौन सा, देशी हिंदी शब्द, है ना, देशी हिंदी, यानी कि देशी हिंदी के जितने भी शब्द है ना उसमें तो इसका प्रयोग किया ही जाएगा। और उसमें भी यहाँ पर किसमें होता है, या तो आप शब्द के मध्य में इसका प्रयोग कीजिए, या हम कह सकते हैं शब्द के अंत में प्रयोग कीजिए, उससे पहले आप शब्दारंभ के प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको इसके उदाहरण बता देता हूं, कड़क, क, एक शब्द आपका हो जाएगा लड़का, एक आप शब्द आपका हो जाएगा चढ़ाई, एक शब्द आपका हो जाएगा पढ़ाई, एक शब्द आपका हो जाएगा चिढ़ना, एक शब्द आपका हो जाएगा कढ़ाई, एक शब्द आपका हो जाएगा कढ़ाई, है ना, कढ़ाई, एक शब्द आपका हो जाएगा बढ़ाई। जैसे कि मैं आपको और शब्द बता देता हूं, बड़बड़ाहट, 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 ठीक है। और शब्द मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि क्या हो जाएगा, लड़की, है ना, लड़की हो जाएगा।
ये शब्द बहुत ही आपके लिए समझने के लिए था, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। एक आप और लिख लीजिए कि शब्दारंभ में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। शब्दारंभ जैसे कि मैं बताऊं कि ढ और ढ है ना, इसका प्रयोग जैसे कोई भी ड है और ढ है, अगर वो शुरुआत में आ रहे हैं तो आप उसका उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते। कोई भी शब्द हो, जैसे कि एक शब्द है आपका डर, है ना, तो ये जो डर है ना, इसमें आप क्या नहीं कर सकते हो, उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे आपने उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग किया अडर, क्या अडर कोई शब्द होता है, डर शब्द होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे एक मैं शब्द और बताऊं आपको, डयन, तो डयन सही है, लेकिन आपने जैसे लिखा अडयन, तो अडयन कोई शब्द नहीं होता है ना। इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, हम अब आगे की बात करें तो हमारा जो पांचवा प्रकार है संयुक्त व्यंजन। पांचवा प्रकार कौन सा है, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा लिख देते हैं। कि शब्द संयुक्त व्यंजन जब किसी शब्द में दो असमान वर्ण प्रयुक्त हो तथा पूर्व वर्ण शब्द रहित हो तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन कहलाता है। देखो, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जब किसी शब्द में दो असमान वर्ण प्रयुक्त हो तथा पूर्व वर्ण, है ना, पूर्व यानी पहले वाला वर्ण शब्द यहां पर क्या होगा, स्वर रहित हो तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि यहाँ पे कहा कि कोई भी दो शब्द दो वर्ण होने चाहिए और दोनों वर्ण क्या होने चाहिए, असमान होने चाहिए, यानी कि समान प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिए, असमान प्रवृत्ति के होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लिख रखा है मह, देखो ये म है और ये ह है, दोनों असमान है, पहली बात तो ये होगी। फिर हमने बताया था आपको कि पूर्व वर्ण क्या हो, उससे पहले स्वर रहित हो, स्वर रहित यानी कि हलंत होना चाहिए, तो ये हलंत है, इसका मतलब ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक शब्द और बता दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक और शब्द बता देता हूं, महे, शब्द क्या हो जाएगा, महे, तो ये सभी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। लेकिन इन सबसे परे हमारी जो मुख्य बात आती है कि मुख्य बात कौन सी हमारी यहाँ पर, कि हिंदी देवनागरी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में
हिंदी देवनागरी लिपि में चार संयुक्त चार संयुक्त वर्णों को लिपि चिन्ह किया गया है। लिपि चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये लाइन आपसे कहना चाहती है कि वैसे तो संयुक्त व्यंजन बहुत सारे होते हैं, आप जितने बनाओ उतने संयुक्त व्यंजन हो सकते हैं नियम के आधार पर, लेकिन हमारी हिंदी की जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। देवनागरी लिपि हमसे कहती है कि चार संयुक्त व्यंजन जो कि क्या किए गए, लिपि चिन्ह उनके निर्धारित किए गए हैं। चार संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जिनको फिक्स किया गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको आगे बताता हूं कि वो चार संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहला जो वर्ण होगा वो आपका कौन सा होगा, अक्ष, फिर त्र, फिर य, और फिर आपका कौन सा होगा, श्र। अक्ष, त्र, ज्ञ, और एक आपका आता है श्र। ये चारों क्या है, संयुक्त व्यंजन है। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसमें इन चारों को क्या किया गया है, उनके लिपि चिन्ह निर्धारित किए गए। जैसे कि मैं आपको पहले बताऊं, अक्ष, तो अक्षा का जो निर्माण होता है वो हलंत क से और इसमें श से होता है, ठीक है, हलंत क धन श। त्र की बात करूं तो हलंत त धन क्या हो जाएगा आपका, र। फिर मैं आपकी ज्ञ की बात करूं तो इसमें हो जाएगा हलंत ज, धन क्या हो जाएगा आपका, य। फिर मैं आपकी बात करूं श्र की, तो हलंत श धन क्या हो जाएगा आपका, र। देखो, जब हमने संयुक्त व्यंजन की परिभाषा देखी थी कि जब किसी शब्द में, है ना, दो असमान वर्ण मिले हो, जब किसी शब्द में दो असमान वर्ण हो और पूर्व वर्ण क्या उससे स्वर रहित हो। क्या इसमें हमें पूर्व वर्ण स्वर रहित दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो, दोनों पहले तो असमान प्रवृत्ति के हैं, फिर हम देखते हैं कि श से पूर्व वर्ण क्या है, आधा है, इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है, तो ये क्या बन रहे, संयुक्त व्यंजन है, और इनको एक बार निश्चित रूप दे दिया गया। अब हम आगे की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, हलंत श धन अ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्र है तो हलंत र धन क्या हो जाएगा, अ। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हलंत ज हलंत इय धन क्या हो जाएगा, अ। एक रूप हलंत श हलंत र और क्या हो जाएगा आपका, अ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जब इनको और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास यही आने हैं, चाहे आप इसको जोड़ो चाहे आप इसको जोड़ो, है ना। जब आप संधि पढ़ोगे तो आपको समझाने की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो आप स्वयं समझ जाओगे कि हमने हलंत कहा था, फिर श था, और जैसे श में हमने अ जोड़ा तो ये श हो गया, और क्या हो गया, अक्ष। फिर हलंत र अ, तो जैसे र में अ जुड़ा तो त्र हो गया, ज्य, है ना, और श्र। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वर्णमाला थी, इंपॉर्टेंट जो जितने भी थे हमने सब पढ़ लिए हैं। एक चीज और बाकी रह गई है, मैं आपको वो भी बता देता हूं, उसके बाद हमारा वर्णमाला वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। फिर हम हमारे सिलेबस का जो पहला टॉपिक रहने वाला है संधि, उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से। एक तरफ मैं आपको लिख देता हूं, अघोष शब्द कौन सा हो जाएगा, अघोष। एक आपका हो जाएगा सघोष, अघोष और सघोष। देखो, इनको मैं आपको ऊपरी तौर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में जिस तरह से पूछे जाते हैं उस तरह से इतना ज्यादा डीप में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में दे नहीं रखा है। ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हम आगे जाकर संधि पढ़ेंगे, या फिर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टॉपिक में न रहते हुए पूछ लिए जाते हैं, इसके कारण मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, और ये चीज भी हम उसी के आधार पर पढ़ रहे हैं। देखो, हम बात करें अघोष और सघोष की, तो अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं।
वह ध्वनि है ना जिनमें क्या हो गूंज उत्पन्न होती है उन्हें हम कहते हैं अघोष, और वह वे ध्वनियां है ना या फिर वे वर्ण जिनमें क्या होती हो गूंज उत्पन्न नहीं होती हो, वे ध्वनियां जिनमें गूंज उत्पन्न नहीं होती हो वो तो क्या कहलाएंगे आपके अघोष, और वे ध्वनियां जिनमें आपकी गूंज उत्पन्न होती हो वे आपके कहलाएंगे सघोष। इसमें इनको देखो वर्ण आपके स्वर और व्यंजन और बाकी के जितने भी वर्ण है उनको आपको याद रखना थोड़ा कठिन होगा, तो मैं आपको एक सारणी बनाऊंगा, उसके माध्यम से आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने बहुत सारे ट्रिक देखी होगी, तरीके देखोगे, लेकिन ये वाला जो तरीका बता रहा हूँ वो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। उम्मीद है बिल्कुल आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको क्या लिखना है यहाँ पर अल्प प्राण। अब अल्प प्राण किसे कहते हैं कि जिस वर्ण में कम समय लगे, है ना। एक ऐसा वर्ण होता है जिसमें में कम समय लगे और एक ऐसा वर्ण होता है जिसमें में ज्यादा समय लगे। तो ज्यादा समय लगने वालों को हम कहते हैं महाप्राण। नाम से ही हमें विदित हो रहा है अल्प प्राण महाप्राण। वापिस हमें आपको लिख देना अल्प प्राण। जैसे हमारे राजस्थान में एक बार सरकार आती है जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी पहले अल्प प्राण आए फिर महाप्राण आएगा, वापिस अल्प प्राण आया तो वापिस क्या आ जाएगा आपका महाप्राण, और वापिस आपको लिख देना है अल्प प्राण। अब हमें क्या लिखने हैं, वर्ण लिख देने। हमारे जो पांचों वर्ग हैं वो लिख देते हैं। जैसे पहला आपका क, फिर हम बात करें ख, फिर हम बात करें ग, फिर हम बात करें ग, फिर हम बात करें अंग। च, छ, ज, ज, य, क, च, ट, ठ, ठ, ड, ढ, अण। फिर हम बात करें त, थ, द, ध, न। फिर हम बात करें प, फ, ब, भ, म। ठीक है, एक बार आपको है ना इस क्रम से आपको ये सारे वर्ण जमा देने हैं। अब देखो अब हम आगे की बात करें तो यहां पर आपको लिख देने श, श, स। यहां पर आपको कुछ वर्ण बचे हुए अल्पराण में लिखने य, र, ल, व, और 11 स्वर। 11 स्वर को भी यहां पर लिखना है आपको। फिर मैं आपसे बात करूं तो महाप्राण में आपको क्या लिख देना है ह। अब इस तरह से यहाँ पर जमाया गया है कि आपको इनको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये सारणी सीख ली। देखो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, अल्पप्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। देखो अघोष की बात करें तो वे ध्वनियां या फिर वे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय हमें गूंज उत्पन्न होती हो उन्हें हम कहते हैं अघोष। फिर हम बात करें सघोष। सघोष किससे कहते हैं, वे ध्वनियां या वे वर्ण जिनको हम उच्चारित करते हैं या फिर उच्चारण के समय हमें गूंज उत्पन्न होती है वो तो हो जाएंगे सघोष, और जिनमें गूंज उत्पन्न नहीं होती है वे हो जाएंगे अघोष। फिर हम बात करें अल्पप्राण, वे वर्ण जिनमें कम समय लगता है वे अल्पप्राण हो जाएंगे, और वे वर्ण जिनमें अधिक समय लगता है वे महाप्राण हो जाएंगे। फिर हमने इनको इस तरह से डिवाइड किया है कि पहले आप अल्पप्राण लिख दो, फिर महाप्राण लिख दो, फिर वापिस आप अल्पप्राण लिख दो, फिर वापिस महाप्राण लिख दो, फिर अल्पप्राण लिख दो। फिर आपको एक बीच में लाइन बनानी है कि इधर वाले तो हो जाएंगे अघोष और इधर वाले आपके हो जाएंगे सघोष। अब देखो समझने योग्य बात यह है कि सवाल आपको ऐसे पूछेगा निम्न में से कौन सा अघोष है, निम्न में से कौन सा सघोष है, या फिर अघोष की संख्याएं कितनी है, सघोष व्यंजन की संख्याएं कितनी है। तो ये क्या समझने योग्य है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं आपको कोष्टक में बता देता हूं कि अघोष व्यंजन कितने हैं। अघोष व्यंजन की संख्या कितनी है ना। अघोष व्यंजन की अगर हम संख्या की बात करें तो आप पहले देख लो अघोष है तो अघोष इधर वाले हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर गिन लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। कितने हो गई, 13 हो गई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितने हो गए, 13 हो गई। फिर हम बात करें किसकी, सघोष व्यंजन की, कि सघोष व्यंजन कितने हैं। सघोष व्यंजन की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, गिन लेते हैं। ये सघोष है और इसमें हमें क्या गिनना है, व्यंजन, क्योंकि यहाँ पर स्वर भी लिख देंगे तो हमें स्वरों को नहीं गिनना है, हमें क्या गिनना है, व्यंजन।
बात किसकी हो रही है? व्यंजन की। तो हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितने हैं? और 20 कितने हो जाएंगे आपके? 20 हो जाएंगे। अब मैं आपसे बात करूं, है ना, कि अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन इधर हम कोष्टक में देखते हैं। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन की अगर हम बात करें ना तो कितने हो जाएंगे आपके? ये अल्प प्राण व्यंजन है, ये अल्प प्राण व्यंजन है और ये अल्प प्राण व्यंजन है। गिन लेते हैं। ये 5 हो गए आपके, ये वापस आपके कितने हो गए? 5 10 हो गए, 10 और 4 ये हो गए, कितने हो गए? 14 14 और 5 ये कितने हो गए आपके? 19 हो गए। अब हम बात करेंगे महाप्राण व्यंजन की। महाप्राण व्यंजन की अगर हम बात करें ना तो ये कितने हैं? यहाँ पर आपके महाप्राण है, यहाँ पर आपके महाप्राण है। तो महाप्राणों को हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने हो जाएंगे आपके? 14 हो जाएंगे। महाप्राण व्यंजन कितने हैं? 14 हैं। और अब हम बात करें ना कि सघोष वर्ण कितने होते हैं? क्या होते हैं? सघोष वर्ण कितने होते हैं? तो यहां पर भी हम लिख देते कोष्टक में सघोष वर्ण। सघोष वर्ण कितने होते हैं आपके? गिन लेते हैं। सघोष वर्ण की पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि आप स्वर या फिर व्यंजन, ये क्या पूछ रहा है? वर्ण। और वर्ण में दोनों में स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए? सघोष वर्ण। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 और 11 कितने हो जाएंगे आपके? 30 30 और आप ये ह कितना हो जाएगा आपके? 31। तो सघोष वर्ण कितने हैं आपके? 31 है। देखो सबसे पहले हमने बात की थी अघोष और सघोष की, है ना, और इनको ये याद रखने का एक तरीका था। अच्छा फिर हम बात करें थे ये संख्याएं, तो इनको आप समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, वरना आप इनको याद करोगे तो ये याद आसानी से होने वाले नहीं। और अगर आपने आसानी से याद कर भी लेना तो आप थोड़े दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो मुझे पूर्णतया उम्मीद है कि आप इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। इसी के साथ हमारी एक आज की क्लास समाप्त होती है। वर्णमाला का जो टॉपिक था हमने पूर्णतया कंप्लीट, पूर्णतया तो नहीं किया है, हमारे एग्जाम के लायक जितना था उतना हमने कर लिया है। ठीक है, और अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो संधि रहने वाला है, क्योंकि संधि एक बड़ा टॉपिक है और कल से हम वही टॉपिक पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक ऐसी ही अगली क्लास में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।